आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो शब्द है हिस्टेरेक्टमी। हिंदी में इसे गर्भाशय कहते हैं, जो सर्जरी के जरिए निकाला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे बच्चेदानी भी बोला जाता है। इसमें समस्या या इन्फेक्शन होने पर महिलाओं को दर्द और अनियमित ब्लीडिंग के अलावा गर्भावस्था संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और इसका इलाज गर्भाशय निकालकर होता है और कई ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के हेलो डॉक्टर में बच्चेदानी संबंधी समस्या के बारे में बात करेंगे, इसके कारण, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को लेकर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे पर। यह सर्वे 2017-18 में किया गया है और पता चला कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाली 11% महिलाओं को अपना गर्भाशय यानी कि यूट्रस निकलवाना पड़ा। यानी हर 10 में से एक महिला को जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। कुल 72,000 महिलाओं को इस सर्वे में शामिल किया गया था। इससे पहले 2015-16 में एक सर्वे कराया गया था जिसमें 15 से 49 साल की 3% से ज्यादा महिलाओं को यूट्रस रिमूव कराना पड़ा था। तो महिलाओं को किन वजहों से गर्भाशय निकलवाना पड़ता है, यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, कैसे ये किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे तय करें कि अब उन्हें ज़रूरत है यूट्रस निकलवाने की, ये भी बताएंगे कि यूट्रस निकलवाने के बाद सेक्सुअल लाइफ पर किस तरह का असर पड़ता है और इसमें किन इमोशनल चेंजेस से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। मैंने बात की गुड़गांव के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी डॉक्टर शर्मिला सोलंकी से। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, वो यूट्रस निकलवा रही है। 2017-18 में ये एक डेटा आया था। तो ये किस केस में जरूरत पड़ रही है जो वो महिलाएं यूट्रस अपना निकलवा रही है? यूट्रस निकलवाने की कई इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि बहुत हैवी फ्लो होना जो कि एनीमिया कॉज कर दे, खून की कमी हो जाए जिससे, बहुत सीवियर पेन होना, या रसौली जिसको फाइब्रॉइड कहा जाता है, जो कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99%। उसकी वजह से अगर तो बहुत बड़ा है तो प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, नहीं तो हैवी फ्लो का भी एक बहुत बड़ा कारण फाइब्रॉइड यूट्रस माना जाता है। हैवी फ्लो के बाकी जो रीजंस होते हैं वो हार्मोन चेंजेस होते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज जो कि 40 से लेके 45-50 ईयर्स के बीच में हार्मोन चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसकी वजह से जो लाइनिंग है वो बहुत थिक हो जाती है और हैवी फ्लो और क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट बहुत परेशान होता है। एक छोटे सा पॉलिप नाम की एक चीज होती है जो बच्चेदानी के कैविटी के अंदर ही ग्रो करती है, दैट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं। बाकी कारण जो पेन के होते हैं वो है एडिनोमायोसिस, जिसमें कि जो लाइनिंग शेड होती है वो बच्चेदानी की दीवार के अंदर मसल्स के अंदर ग्रो कर जाती है, और जब भी ब्लीडिंग होता है तो इंटरनल ब्लीड भी होता है मसल्स के अंदर। तो दैट कॉजेज वेरी बैड पेन, बहुत सीवियर पेन होता है, दर्द होता है उसमें। तो उसकी वजह से भी बच्चेदानी निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में जो लाइनिंग बाहर शेड होनी चाहिए वो इधर उधर फैल के बच्चेदानी में, अंडेदानी में, ट्यूब में जाके फैल जाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी बहुत सीवियर पेन होता है पीरियड के दौरान। एक वो बहुत बड़ा कारण हो जाता है बच्चेदानी निकलवाने। जिनकी बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई होती हैं तो बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक के नीचे आ जाती है, उसको प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं। तो जिनका बच्चेदानी बाहर खिसकती है उसकी वजह से भी कई बार बच्चेदानी निकलवानी पड़ सकती है। आजकल पॉल्यूशन बहुत फैला है तो कैंसर का बहुत ज्यादा चांस हुआ है। अगर कहीं का भी कैंसर है, बच्चेदानी का, अंडेदानी का, बच्चेदानी के मुंह का, जिसको सर्विक्स कहा जाता है,
दैट कैन ऑल्सो बी, वो भी एक कारण होता है बच्चेदानी निकलवाने। तो मैम, जब भी ऐसे कोई पेशेंट्स आपके पास आते हैं या महिलाएं आती है, तो क्या एक यूट्रस निकलवाना ही उसका इलाज है या कोई नहीं ऑल्टरनेटिव नहीं भी नहीं, हो सकता नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले कारण ढूंढना है, उसका मेडिकल मैनेजमेंट अगर पॉसिबल है, जहां तक मेडिकल मैनेजमेंट करना है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल नहीं होता है, फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तभी हम बच्चेदानी निकलवाने की तरफ सोचते हैं। ओके। तो मैम, ये महिलाओं को जैसे कब पता चल सकता है कि वो डॉक्टर को दिखाए या यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा? क्या कोई सिम्टम्स है इसके, या किस तरीके से वो कब जाए डॉक्टर के पास? सिम्टम्स तो सबसे पहले या तो बहुत सीवियर पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा पीरियड्स के दौरान, हैवी फ्लो होगा, जो नॉर्मल फ्लो है उससे दुगना तिगना, बड़े बड़े गांठें आना, खून की कमी हो जाना, या बच्चेदानी का बाहर निकलना, पेट में भारीपन होना, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से एक लेडी को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या प्रोसेस रहता है जब यूट्रस निकलवाया जाता है? किस प्रोसीजर के तहत? सबसे पहले तो पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड, कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड बहुत हेल्पफुल है इस चीज के लिए। अल्ट्रासाउंड में हमारी रसौलियां अच्छे से दिख जाती हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि कई हार्मोन चेंजेस की वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग या हैवी फ्लो होता है, जैसे थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद जब हमें रीजन पता लग जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है कि क्या कारण है पेशेंट की किस प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो पेन है चाहे हैवी ब्लीडिंग है, तो उस कारण को जानते हुए पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उसका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाए। मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि 2-3 महीने कई बार देना पड़ता है, तो वो हम बच्चेदानी नहीं निकालते हैं। पर अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि कैंसर हुआ, तो उसके लिए ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो इसके बाद मैम कितना समय लगता है रिकवर होने में? रिकवर होने में एक्चुअली बच्चेदानी को 3 तरीके से निकाला जा सकता है। अगर तो जैसे बच्चेदानी नीचे खिसकी हुई है नॉर्मल डिलीवरीज के बाद, तो वेजाइनल हिस्टेक्टमी मींस बिना चीरे टांके के ही नीचे से बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। इसमें तो दूसरे दिन ही पेशेंट उठ के चलता है, खाता पीता है, और डिस्चार्ज भी दूसरे दिन ही हम कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से, जिसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है। उसमें खाली 3 छेद किए जाते हैं पेट में, जो कि 1-1 सेंटीमीटर और आधे-आधे सेंटीमीटर के होते हैं। उसमें भी पेशेंट दूसरे दिन खाना पीना शुरू करके दूसरे या तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा होता है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, अगर तो बस रसौली बहुत ही बड़ी है, या कैंसर है, या एंडोमेट्रियोसिस जिसमें अंदर बहुत कुछ चिपका हुआ होता है, या प्रीवियस कोई सर्जरी है जिसके कारण हमें ये लगता है कि आंतड़ियां चिपकी हुई होंगी, या प्रीवियस सिजेरियन हुआ है तो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है वो बच्चेदानी में चिपकी होगी, तो हम एब्डोमिनल सर्जरी के लिए अगर जाते हैं तो पेशेंट को 1 दिन तो फास्टिंग रखते हैं ऑपरेशन के बाद, दूसरे दिन से लिक्विड शुरू करके, तीसरे दिन सॉफ्ट डाइट वगैरह शुरू करके, तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन पेशेंट आराम से चल फिर के घर जाता है और सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ही कैन मूव अराउंड, ईट वेल, आराम से खा पी सकता है। और हफ्ते के बाद 2 बार उसे विजिट करना होता है फ्यूचर्स दिखाने के लिए, स्टिचेस के लिए। एंड पेशेंट इज डूइंग, मतलब आराम से चल फिर रही होती है, ऐसे तो दिक्कत नहीं है कि बेड रिडन है या बहुत स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। द ओनली प्रिकॉशन जो पेशेंट को ध्यान रखना है वो है कि झुकना नहीं होता है नॉर्मली 2-3 महीने, और आपस में रिलेशनशिप का 2-3 महीने का परहेज होता है। तो मैम, ये तो हुई 45 या जो एल्डरली विमेन है उनकी बात, लेकिन अगर कोई उससे कम उम्र की महिला यूट्रस निकलवाना चाहे तो वो किस केस में होता है ऐसा? क्या मतलब ये पॉसिबल? सबसे पहले तो लेडी नहीं डिसाइड करेगी ना यूट्रस निकालना है कि नहीं निकालना है। एक्चुअली पेशेंट का जो प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पॉसिबल है देन ओनली तभी हम ऑपरेशन करके उसको निकालेंगे। कई बार तो क्या होता है, सिजेरियन के बाद ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर में इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है, उस चीज की तो कोई बात ही नहीं होती ना, दैट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अदरवाइज हमारे पास जैसे अगर लाइनिंग थिक हो जाती है उसके लिए भी हमारे पास डीएनसी करके दवाइयां हैं। एक कॉपर टी जैसा एक हार्मोन लेडन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आता है, वो आजकल जो हार्मोन इम्बैलेंस या थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, तो हमारी बहुत सारी हिस्टेक्टमीज उसकी वजह से बच जाती हैं। अगर पॉलिप है तो पॉलिप को हिस्टेरोस्कोपी, जो कि दूरबीन की जांच, नेचुरल बच्चेदानी का जो छेद होता है जिसको इंटरनल ऑस कहते हैं,
उसके थ्रू हम टेलीस्कोप डाल के हिस्टेरोस्कोपी करके खाली पॉलिप को निकाल देते हैं बजाय कि बच्चेदानी निकालने को। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यूट्रस सेविंग प्रोसीजर्स हैं, यूट्रस सेविंग मेजर्स हैं, जैसे कि डीएनसी करके मिराना डालना अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है और थिक एंडोमेट्रियम है, पॉलिप है तो दूरबीन से खाली पॉलिप को निकालना, बच्चेदानी को बचाना। तो 40 ईयर्स से कम में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चेदानी ना निकाली जाए। नहीं, अगर इन केस उसका इलाज जब यूट्रस निकलवाना ही हो तो फिर हाँ, क्या एडवांस मेनोपॉज में वो पहुंच सकती हैं जिनका यूट्रस निकलता है? इसमें भी ऐसे है कि अगर तो अंडेदानी एकदम स्वस्थ है, अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अंडेदानी को छेड़ते नहीं हैं, ठीक है? हार्मोन्स तो अंडेदानी से रिलीज होते हैं, तो बच्चेदानी को निकालने के बाद भी अंडेदानी कई सालों तक काम करती रहती है, अपने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि हर्ट और बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो अभी मैम आपने बताया कि यूट्रस एक तो वजाइना के थ्रू भी निकाला जा सकता है, तो इससे वजाइना को क्या कोई नुकसान पहुंचे, ये भी शायद चांस होता हो उसमें? तो अगर वेजाइनल हिस्टेक्टमी हम करते हैं जिसकी वजह जो कि एक प्रोलैप्स की वजह से नॉर्मली किया जाता है या नॉन डिसेंट भी करते हैं, तो जो पेशाब का रास्ता ढीला हो आगे से जिसको सिस्टोसील कहते हैं, या रेक्टम अगर ढीला होता है नीचे से, रेक्टम वाला पोजीशन, तो उसको भी हम कस देते हैं, तो पेशेंट को एक बहुत अच्छा फील आता है। हम लोग साथ साथ उन दोनों चीजों को भी रिपेयर कर देते हैं हिस्टेक्टमी करने के साथ, तो वेजाइना को कोई नुकसान नहीं होता है वेजाइनल हिस्टेक्टमी करने से। तो अभी आपने यूट्रस निकलवाने के 2-3 तरीके जो बताए, एब्डोमिनल बताया आपने, 1-2 तरीके और बताए हैं। तो क्या इस दौरान कोई साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कोई और अंदरूनी आपकी जो अंग है उसको चोट पहुँच सकती है? ऐसा कोई और पॉसिबिलिटी होती है इसमें? अगर तो प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि आजकल सिजेरियन हो जाते हैं, ठीक है? या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है कभी, तो अगर आंतड़ियाँ और पेशाब की थैली बच्चेदानी से चिपकी हुई हैं, तो थोड़े से इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ हिस्टेक्टमी बहुत सेफ प्रोसीजर माना जाता है। तो कई इसमें मैं पढ़ रहा था जब मिथ्स मुझे पढ़ने को मिले, इसमें कहा जाता है कि अगर आप इस तरीके से यूट्रस रिमूव करते हैं तो आप मोटे हो सकते हैं या आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या 2-3 चीजें उसमें गिनाई गई है इस तरीके की। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नॉर्मली पेशेंट्स इंडियन दिस थिंग ये है कि ऑपरेशन कराया है तो बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना है 2-3 महीने। कई लेडीज़ तो आके पूछती हैं कि 6-6 महीने भी बेड रेस्ट करना है, तो इट इज़ बेड रेस्ट व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर गेनिंग वेट, नॉट द सर्जरी एज़ सच। ऑपरेशन से वज़न नहीं बढ़ता है, अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे या डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तभी वज़न बढ़ता है। तो और मैम इसके बाद यूट्रस रिमूवल के बाद ओवरऑल सेक्सुअल लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं फिर? नॉर्मली तो देखो 40-45 के बाद ही हम लोग भी करते हैं। अगर वेजाइना में ड्राइनेस आने लग जाए तो थोड़े से सेक्सुअल इफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट जिस बीमारी की वजह से सफर कर रही होती है, जब वो प्रॉब्लम हट जाता है तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर इफ हिस्टेक्टमी इज डन फॉर अ प्रॉपर इंडिकेशन। तो पेशेंट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन और फीलिंग बैड, शी फील्स गुड। और सेक्सुअल लाइफ में नॉर्मली कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि हम ओवरीज को नहीं छेड़ते हैं और हार्मोन्स पेशेंट के अंदर नॉर्मली फ्लो कर रहे होते हैं। कई पेशेंट्स को वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, उसके लिए हम लोग लोकल ईस्ट्रोजन ऑइंटमेंट्स दे देते हैं। ओके, तो वैसे अभी आपने बताया कि ओवरऑल लाइफस्टाइल तो बढ़िया होती है, डिप्रेशन से नहीं, लेकिन फिर भी क्या कोई इमोशनल चेंजेस होते हैं? क्योंकि यूट्रस में ही पहले जैसे जब भी पीरियड्स होता है तो वो उसका पूरा कनेक्शन यूट्रस से ही होता है, लेकिन उसके रिमूव करने के बाद क्या कोई इमोशनल चेंजेस से गुजरती है महिलाएं? वो पेशेंट को ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बीमारी की वजह से सफर इतना कर चुकी होती है कि उसे ये लगता है कि बेटर होगा कि अगर मैं रिमूव करा दूं तो। बट उसको ये समझना होगा कि यूट्रस रिमूव होने के बाद उसको पीरियड्स भी नहीं आएंगे और वो गर्भवती भी नहीं हो सकती है। ये सब चीजें समझते हुए ही हम उसको समझा के ही कंसेंट लेते हैं। एंड मैनी पेशेंट्स आर एक्चुअली हैप्पी क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सफर कर चुकी होती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली प्रॉपर इंडिकेशन के लिए ही हिस्टेक्टमी की जाती है। छोटी मोटी बीमारी हम लोग मेडिसिन और छोटे प्रोसीजर्स के थ्रू ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, आखिर में डॉक्टर शर्मिला ये जानना चाहूंगा कि क्या इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और अगर ऐसा है तो क्या कोई थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात होती है? अगर अंडेदानी को नहीं छेड़ा जाए, जैसे कि खाली फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस को रिमूव करा जाता है, तो अंडेदानी अगर स्वस्थ है तो हम अंडेदानी को नहीं छेड़ते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो अंडेदानी में से रिलीज होते हैं,
तो नॉर्मली कोई हार्मोन इम्बैलेंस भी नहीं होता है और उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो मेनोपॉज अगर किसी कैंसर यंग एज में कैंसर की वजह से किया जाए और अंडेदानी भी निकाली जाए तो सडन मेनोपॉज सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशीज हुए, सडन एकदम ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है, वेजाइनल ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली 45 ईयर्स में जब हम हिस्टेक्टोमी करेंगे तो आफ्टर सर्टेन एज वैसे भी पेशेंट को मेनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी लेडी को मेनोपॉजल सिम्टम्स आने हैं बिकॉज ऑफ अ नेचुरल मेनोपॉज या बिकॉज कि हमने बहुत जल्दी बच्चेदानी निकाली क्योंकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर था, कोई कैंसर वगैरह था अंडेदानी का, तो उसके लिए अगर हम करते हैं तब हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तब तक देते हैं जब तक कि उनके सिम्टम्स रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मिला सोलंकी, आसान भाषा में सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे एक लिसनर ने मेल के जरिए एक सवाल भेजा था उत्तर प्रदेश के बागपत से वीरेश सिंघल ने। उन्होंने पूछा कि उनकी पत्नी लंबे समय से बैक पेन और लेग पेन से जूझ रही है। जब उनका MRI किया गया तो पता चला कि L4, L5 और L3, L4 की स्पाइनल डिस्क की स्थिति खराब हो रही है। पिछले 8-10 साल से वो दवाइयां भी ले रही है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब वीरेश जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या सर्जरी एडवाइजेबल है या नहीं। मैंने बात की ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर विपुल अग्रवाल से। नमस्कार गिरीश जी, मुझे आपकी क्वेरी मिल चुकी है। मैं डॉक्टर विपुल बोल रहा हूं और आपका जहां तक मुझे प्रॉब्लम समझ में आया, वाइफ को प्रॉब्लम है बैक पेन की जो लेग में जाती है और काफ़ी लंबे टाइम से है। आपने मुझे MRI की रिपोर्ट के बारे में बताया है, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अल्टीमेटली हम MRI का इलाज नहीं कर रहे होते हैं, हम पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। एंड ज़्यादातर बैक पेन जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकती हैं अगर हम उसके रूट कॉज को समझ लें और उसको ट्रीट करना शुरू कर दें। मोर देन 95% चांसेस हैं कि वाइफ को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको बस रूट कॉज को समझना है, उस पर थोड़ा सा काम करना है। दो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस बट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप जब भी मौका लगे एक बार ज़रूर आके मिलिए ताकि मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सर्जरी इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इमीडिएटली और मेडिसिन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एंड सक्सेस रेट सर्जरी का है अगर उसको हम ठीक से इंडिकेटेड कंडीशन में करें। उम्मीद है ये सलाह आपके काम आएगी वीरेश सिंघल जी। लेकिन हेलो डॉक्टर की तरफ से ये आपको सलाह है कि आप डॉक्टर से रूबरू होकर एक बार बात करें और फिर ही तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर विपुल ने आपको एक बेसिक सलाह दी है। इसी तरह आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी बीमारी को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। आपके सवाल को हम हेलो डॉक्टर में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपके मन में कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।